नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 8 मुख्य रोजनामचा सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी कंप्लीट करा था। उम्मीद है आपने वीडियो सब देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी व्यवहार दिए गए हैं वो सभी व्यवहार आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि नया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो भी हमने रोजनामचा में सीखा था वो सब व्यवहार यहाँ पर दिए गए हैं। केवल रोकड़ व्यवहारों का लेखा हमको नहीं करना है, क्योंकि रोकड़ व्यवहारों का लेखा हम कहाँ करते हैं? रोकड़ बही में करते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा था, अन्य सहायक बही में जो व्यवहार नहीं किए जाते वो व्यवहार हमें यहाँ पर करने रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा श्री एकता के मुख्य रोजनामचा में कीजिए। तो हमने रोजनामचा का फॉर्म यहाँ पर बना लिया है और हेडिंग यहाँ पे लिख दी है, श्री एकता की बही का मुख्य रोजनामचा। तारीख दी गई है 2014 मार्च 1। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2014 मार्च 1। तो चलिए पहला व्यवहार पढ़ते हैं। धंधा प्रारंभ करने के लिए 7,000 का फर्नीचर, 15,000 का माल और 20,000 के यंत्र धंधा में लाए। तो जैसा कि आपको पता है, ये कौन सा रोजनामचा है? प्रारंभ का रोजनामचा है। जो भी धंधे में लाते हैं हमारी माल संपत्ति होती है। माल संपत्ति खाते का नियम लगता है, माल संपत्ति आए तो उधार। तो जो भी धंधे का मालिक लाता है वो सब क्या कहलाती है? धंधे के मालिक की पूंजी कहलाती है, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर खाते उधार करेंगे। दूसरा आ रहा है माल, माल स्टॉक खाते उधार। नेक्स्ट क्या है? यंत्र, यंत्र खाते उधार। तो ये सभी हमारी क्या बनेगी? धंधे की पूंजी बनेगी। ठीक है, पूंजी खाते जमा कर देंगे। पूंजी खाते से 7,000 का हमारा फर्नीचर है, 15,000 हमारे पास स्टॉक है और 20,000 के हमारे पास यंत्र है। तो जैसे कि आपको पता, सभी का आपको क्या करना है? टोटल कर लेना है। तो 42,000 के हमारे पास क्या है? धंधे की पूंजी है। ठीक है, तो ये व्यवहार तो आपको पहले से ही आता था, नया इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो व्यवहार आपको आते हैं वो आपको मुझसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, सवाल के अंदर तारीख 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2,000 का साइंटिफिक कैलकुलेटर तथा 25,000 का सेल्युलर फोन धंधा के लिए कमलेश ट्रेडर्स के पास से खरीदा। तो जैसे कि आपको पता है, जो कैलकुलेटर होता है वो धंधे के स्टेशनरी खर्च में आता है, क्योंकि स्टेशनरी में इसका उपयोग करा जाता है। और सेल्युलर फोन तो हमारे धंधे में आ ही रहा है। दोनों ही हमारे धंधे क्या है? खर्च है। और जैसे कि आपको पता है, अगर खर्च है तो उधार करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? स्टेशनरी खाते खर्च खाते उधार करेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेटर है वो हमारा स्टेशनरी खर्च कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या खरीदा है? सेल्युलर फोन खरीदा है। फोन खाते उधार कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है, व्यवहार उधार है, क्योंकि यहाँ पर कृत्रिम व्यक्ति कमलेश ट्रेडर्स का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देने वाला व्यक्ति कौन है? कमलेश ट्रेडर्स। तो देने वाले व्यक्ति खाते में क्या करते हैं? जमा करते हैं। कमलेश ट्रेडर्स खाते जमा कर देंगे। ठीक है, 2,000 का कैलकुलेटर था, 25,000 का फोन, टोटल 27,000 की हमने क्या करी? खरीदी करी। ठीक है, खरीदी भी आप बोल सकते हो एक प्रकार की। तो आप इसे संपत्ति की खरीदी भी बोल सकते हो, क्योंकि जो सेल्युलर फोन है हमारे धंधे की क्या है? संपत्ति है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला व्यवहार भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 3,000 का माल देकर घर के लिए 2,500 का पंखा खरीदा। हम क्या कर रहे हैं? 3,000 का धंधे में से माल देकर घर के लिए पंखा खरीद रहे हैं 2,500 का। बट आप देख सकते हो धंधे में से क्या जा रहा है? 3,000 का माल जा रहा है। तो आपको एंट्री किससे करनी है? 3,000 से एंट्री करनी है, 2,500 से नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि धंधे में से जो जाता है हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, और घर के लिए पंखा खरीद रहे हैं, घर के लिए खरीदेंगे तो क्या बनेगा? धंधे का आहरण बनेगा। ठीक है, एंट्री करते हैं। सबसे पहले आहरण खाते उधार। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर माल देकर पंखा खरीद रहे हैं, पैसे नहीं दिए। ठीक है, क्या दे रहे हैं? माल दे रहे हैं। और यदि धंधे में से अन्य प्रकार से माल जाता है तो हम क्या करते हैं? खरीद खाता जमा करते हैं। ठीक है, खरीद खाते से करते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, धंधे में से जो जा रहा है उसकी एंट्री करेंगे तो हमने 3000 की एंट्री करी थी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला व्यवहार भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नया नहीं था इसके अंदर कुछ भी। तारीख 4, ध्यान दीजिएगा। 8000 की हुंडी नम्रता पर लिखी जो उसने स्वीकार करके वापस करी। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में व्यवहार करे थे वही व्यवहार यहाँ पर भी आया है। हमने यहाँ पर नम्रता के ऊपर हुंडी लिखी है। अगर हम हुंडी लिखेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगी, वो लेनी हुंडी बनेगी, ठीक है। तो पहली एंट्री लेनी हुंडी खाते उधार कर देंगे। और किस पे लिख रहे हैं, नम्रता। तो नम्रता हमें स्वीकार करके वापस कर रही है, यानी वो देने वाले बनेगी पैसा। तो नम्रता खाते जमा कर देंगे 8000 8000। तो ये व्यवहार हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सीख लिया था अच्छे से कि हुंडी क्या होती है और उसके व्यवहार कैसे किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 5, नम्रता की हुंडी यशा को 8050 के देवा पेटे पूर्ण हिसाब में बिक्री पुष्टांकन करके दी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो नम्रता की हुंडी थी हम किसको दे रहे हैं, यशा को, और वो भी 8050 के हिसाबी पेटे, ठीक है। तो जबकि नम्रता की हुंडी थी कितने की, 8000 की। तो सबसे पहले हम हुंडी दे किसको रहे, यशा को। तो यशा यहाँ पर लेने वाली बन जाएगी। यशा खाते क्या करेंगे, पहले उधार करते हैं। और यहाँ पर दूसरी एंट्री, जो अमृता की हमारे पास लेनी हुंडी थी हम किसको दे रहे हैं, यशा को। हुंडी एक प्रकार की संपत्ति होती है। अगर संपत्ति आती है तो हम उधार करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लेनी हुंडी की शेष उधार होती है। बट अब हम यही हुंडी किसको दे रहे हैं, यशा को। तो धंधे में से ये हुंडी जाएगी, जाए तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। लेनी हुंडी खाते जमा कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं, हमको यशा को देने कितने थे, 8050, जबकि हुंडी थी कितने की, 8000 की। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर 50 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि हमको देने थे 8050, जबकि हुंडी कितने की थी, हमने केवल 8000 की दी है। इसका मतलब हमें फायदा हो गया। और फायदा को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कसर लिखते हैं, ठीक है। कसर खाते जमा। उपज खर्च खाते का नियम क्या था, उपज या लाभ को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो हमें लाभ हुआ है तो कसर खाते हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर आप यहाँ पे बट्टा लिखोगे तो भी सही कहलाएगा, ठीक है। वो बट्टा खाते भी आप जमा कर सकते हो। तो 50 रुपये का हमें यहाँ पे क्या हुआ, फायदा हो गया, ठीक है। तो व्यवहार में क्या लिखा था कि नम्रता की हुंडी हमने बिक्री पुष्टांकन करके किसको दी, यशा को। अगर यशा को देंगे तो यशा यहाँ पे लेने वाली बनेगी, यशा खाते उधार। और हुंडी हमारे पास से जा रही है, जाए तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। लेनी हुंडी खाते हमने जमा करा। और हुंडी थी 8000 की, यशा को देने थे 8050। तो 50 रुपये का हमें क्या हुआ, फायदा लिखा हमने, कसर खाते जमा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये वाली एंट्री भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 6000 की हुंडी भारत ने लिखी जो हमने स्वीकार की उसको वापस की। अब यहाँ पर हुंडी लिखने वाला व्यक्ति कौन है, भारत। और स्वीकार कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगी, वो देनी हुंडी बनेगी। इसका मतलब हमें भारत को पैसे चुकाने होंगे। तो यहाँ पर जो हमने नम्रता की हुंडी लिखी थी इसका अपोजिट एंट्री होगी, तारीख 6। अब यहाँ पर पैसे चुकाने किसको पड़ेंगे, हमें, भारत को। तो भारत खाते उधार कर देंगे। तो देनी हुंडी हमें चुकाने पड़ेगी। तो चुकाना हमेशा क्या होता है, हमारा दायित्व। तो दायित्व हमेशा क्या होता है, जमा होता है। देनी हुंडी खाते जमा कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर लेनी हुंडी है तो लेनी हुंडी उधार होती है, तो देनी हुंडी है तो देनी हुंडी हमेशा जमा होती है, ठीक है। 6000, ठीक है। इस प्रकार से तारीख 6 का व्यवहार हमने किया। उम्मीद है आपको ये भी आता होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा था इसको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 7, यहाँ लिखा हुआ है 8000 का माल दुकान में से चोरी हुआ। बीमा कंपनी ने 75% की रकम का दावा स्वीकृत किया। तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, हमारे धंधे में से माल चोरी हो गया है। बट हमने धंधे के माल का क्या लिया था, इंश्योरेंस यानी बीमा लिया था। तो यहाँ पर बीमा कंपनी दावा मंजूर कर रही है 75%। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी अगर बीमा कंपनी दावा मंजूर करती है तो हमें कुछ रकम का ही क्या होता है, नुकसान होता है। बट नुकसान तो होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि बीमा कंपनी ने अभी हमें रकम चुकाई नहीं है, रकम भविष्य में चुकाएगी। इसका मतलब हमें उससे लेना बनता है, और लेना हमेशा क्या होता है, उधार होता है। सबसे पहले एंट्री बीमा कंपनी खाते हम क्या करेंगे, उधार करेंगे, क्योंकि हमारा लेना है उससे बीमा कंपनी
खाते उधार, और जो हमें नुकसान हुआ है नुकसान भी उधार करेंगे। चोरी से नुकसान खाते उधार, और हमारा माल धंधे में से जा रहा है, अन्य प्रकार से माल जाता है तो हम क्या लिखते हैं, खरीद खाते, क्योंकि हमारी यहाँ पर खरीदी कम हो जाती है इसलिए हम क्या लिखते हैं, खरीद खाते जमा करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर माल गया कितने का, 8,000 का, और यहाँ पर बीमा कंपनी 75% रकम का क्या कर रही है, दावा मंजूर कर रही है। तो अगर आप 8,000 का 75% निकालोगे तो यहाँ पर आता है 6,000। ठीक है, 8,000 में से 6,000 तो कंपनी दे रही है, इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ, हमें 2,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो एंट्री क्या लिखी हमने, बीमा कंपनी खाते उधार, चोरी से नुकसान खाते उधार, खरीद खाते से 6,000, 2,000 और 8,000। तो ये वाली एंट्री हमें पहले से ही आती है और पिछले क्वेश्चन में भी हमने की थी। ठीक है, अब तारीख 8 का व्यवहार थोड़ा समझिएगा ध्यान से। नीरव के पास से 8,000 लेना है और नलिन को 8,200 देना है। 8,000 नीरव के पास से कबूल करवा कर नलिन को हिसाब पूर्ण किया। ध्यान से समझिएगा, अगर हमें नीरव के पास से लेने थे, अगर नीरव हमें देगा तो हमारे पास रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार, नीरव खाते हम जमा कर देंगे। बट आगे व्यवहार में ऐसा लिखा है कि हमको नलिन को भी 8,200 चुकाना है, बट हमने यहाँ पर ऐसा नहीं करा। यहाँ पर क्या लिखा था कि 8,000 नीरव के पास से कबूल करवा कर नलिन का हिसाब पूर्ण किया। इसका मतलब हम यहाँ पर जो नीरव है उसको ऐसा बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट हमारी तरफ से किसको चुका दो, नलिन को, और उसका हिसाब पूर्ण कर दो। तो सबसे पहला व्यवहार यहाँ पर क्या होगा कि नलिन को रकम मिलेगी, तो तारीख 8, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ज़्यादा कठिन व्यवहार नहीं है, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे सरल ही व्यवहार है। अगर नलिन को चुकाएंगे तो नलिन यहाँ पे लेने वाला बन जाएगा, नलिन खाते उधार, और यहाँ पर नलिन को हम नहीं चुका रहे, किससे कबूल करवाया, नीरव से, तो नीरव यहाँ पे देने वाला बन जाएगा, नीरव खाते जमा करेंगे नीरव खाते से। और आप देख सकते हो कि नलिन को चुकाने कितने थे, 8,200, जबकि नीरव के पास से कबूल कितने करवाए थे हमने, 8,000। तो देख सकते हो आप फिर से, हमें यहाँ पर 200 रुपये का फायदा हो रहा है, क्योंकि हमने तो नलिन का हिसाब क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया है। मतलब हमने दोनों के बीच में बात करवा दी कि आप आपस में हिसाब समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें नीरव से 8,000 लेने हैं और नलिन को 8,200 चुकाना है, तो हिसाब दोनों के बीच में क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो आप देख सकते हो कि जब हम अपनी बही में व्यवहार करेंगे तो नलिन को देने कितने थे, 8,200, नीरव से कबूल कितने करवाए, केवल 8,000। तो हमें यहाँ पर फायदा कितना हो रहा है, कसर खाते जमा करेंगे क्योंकि हमें लाभ हो रहा है। डिफरेंस की रकम कितनी आएगी, 200। इसका मतलब जब हमने दोनों के बीच में हिसाब पूर्ण करवाया तो हमें 200 रुपये का लाभ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहार को आपको अच्छे से समझना है। हमें यहाँ पर नलिन को रकम चुकानी थी, और वैसे भी जब हम चुकाएंगे तो नलिन खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने कबूल किससे करवाया, नीरव से। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि नीरव उसको देने वाला बनेगा हमारी बही में। ठीक है, नीरव खाते हम क्या कर देंगे, जमा, तो दोनों के बीच में हिसाब पूर्ण हो गया। इसका मतलब 200 रुपये का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वाला व्यवहार समझ में आया होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 9, राजेंद्र के पास से 2,000 डूबोत्रीन वापसी रोकड़ी मिली। हमें राजेंद्र के पास से लेने थे जब हमारी क्या हो गई, डूबोत्रीन हो गई। बट अब हमें 2,000 की डूबोत्रीन की क्या हो रही, वापसी हो रही है, वो भी रोकड़ के रूप में हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है मुख्य रोजनामचा है, और मुख्य रोजनामचा में रोकड़ व्यवहार को लेखा किया जाता नहीं है। तो व्यवहार का लेखा तो होगा बट मुख्य रोजनामचा में नहीं होगा। जैसे कि पता है कि रोकड़ी मिले तो रोकड़ बही में इसका लेखा किया जाएगा, मुख्य रोजनामचा में इसका व्यवहार होगा नहीं। तो आप क्या लिख दोगे, रोकड़ व्यवहार है इसलिए इसका लेखा मुख्य रोजनामचा में नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेखा कहाँ किया जाता है, इसका रोकड़ बही में किया जाता है। तो आपको व्यवहार नहीं लिखना है, खाली आप ऐसा लिख सकते हो कि रोकड़ व्यवहार है इसलिए इसका लेखा मुख्य रोजनामचा में नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको वहां पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 10,
मनोज को 300 ब्याज के चुकाने बाकी हैं। क्या चुकाना बाकी है? ब्याज के चुकाना बाकी है मनोज को। तो ब्याज हमारे लिए क्या बनेगा? अगर चुकाना बाकी है तो खर्च बनेगा। मनोज खाते हो आप उधार नहीं करोगे क्योंकि मनोज को ब्याज के चुकाना बाकी है। ठीक है, तारीख 10, सबसे पहले ब्याज खाते आप क्या करोगे? उधार करोगे क्योंकि ब्याज आप धंधे का क्या है? खर्च है। और हमने यहाँ पे ब्याज चुकाया नहीं है। अगर चुका देते तो क्या लिखते? रोकड़ खाते लिखते। यहाँ लिखा है कि चुकाने बाकी है। चुकाने बाकी का मतलब हमारा दायित्व है। तो दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा होता है। तो लिखोगे आप चुकाना बाकी ब्याज खाते से। ठीक है, चुकाना बाकी ब्याज खाते से कितना है? 800 रुपये। ये वाली एंट्री हमने पिछले वाले सवाल में सीखी थी। अगर कोई भी दायित्व होता हमारा तो उससे हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। और हमारा क्या था? ये खर्च, क्योंकि ब्याज का चुकाना बाकी तो ब्याज खाते उधार, चुकाना बाकी ब्याज खाते जमा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हमने पूरा करा अच्छे से। आई होप आपको सभी व्यवहार आए होंगे। तो अब आप क्या करोगे? दोनों पक्ष का टोटल कर लोगे। ठीक है, और सवाल को पूरा कर दोगे। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।